अध्याय 7। पिताजी से मुलाकात। मैं कई दिनों तक अपने पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती रही, लेकिन मैं अपने इस मकसद में कामयाब न हो सकी। मुझे ये भी पता था कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे अपने पिता या उनके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं पागलों की तरह शहर का हर कोना, हर गली घूमती रही। 5 दिन इधर उधर घूमने के बाद मैं थक हार कर फिर से सिया के पास चली आई। राबिया, बनी कोई बात? मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? नहीं सिया, दरअसल इसमें मेरा ही कसूर है। मैं ही पागल हूँ, क्योंकि मैं बिना कुछ जाने सिर्फ एक नाम के सहारे अपने पिता को ढूंढने निकल गई। मुझे पता था कि वो मुझे नहीं मिलेंगे और ना ही मैं उनका पता लगा पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं पागलों की तरह अपनी कोशिश करती रही। मैं शहर के हर कोने में गई, हर गली में, हर दुकान में गई, लेकिन मुझे अपने पिता का पता न चल सका। क्या नाम है उनका? तुमने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अबू। अबू? ये कैसा नाम हुआ? क्या वो मुस्लिम है? नहीं। तो फिर अबू? इसके पीछे भी एक कहानी है। कौन सी कहानी? हुआ यूं कि एक दिन मेरी माँ के साथ मेरे पिता को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई। वो मुझे मेरे पिता के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे और मैं जिद कर रही थी कि मुझे उनसे बात करनी है। तभी मेरी माँ ने गुस्से में आकर बोल दिया कि तुम उस अबू का नाम मेरे सामने दोबारा कभी नहीं लोगी। अबू शब्द सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया और मेरा मन में बहुत सी कहानियां बनने लगी। अबू नाम सुनकर मैंने मन ही मन ये मान लिया कि मेरे पिता एक मुस्लिम है, और शायद यही वजह थी कि मेरी माँ के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा रहता होगा, जिस वजह से माँ उनसे नाराज होकर यहाँ न्यूजीलैंड में आकर रहने लग गई। ये भी हो सकता है कि मेरे पिता मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे और माँ हिंदू धर्म से, और शायद धर्म ही उनके बीच लड़ाई का कारण होगा। मेरा ये विश्वास तब और भी पक्का हो गया जब मैंने अपने नाम के बारे में सोचा। मेरा नाम राबिया है, जो कि एक मुस्लिम नाम है। मैंने ये मान भी लिया था कि मेरे पिता ने मेरा ये नाम रखा होगा, लेकिन मेरी इस सोच पर मुझे तब शक होने लगा जब मुझे पता चला कि मेरे पिता ने तो मुझे आज तक देखा भी नहीं और मेरी पैदाइश ही न्यूजीलैंड में हुई थी। फिर मेरे नाम और पिता के नाम के बीच में क्या संबंध हो सकता है? खैर, अब ये तो तय था कि मेरे पिता मुस्लिम थे और मेरी माँ हिंदू धर्म से संबंध रखती थी, और उन्होंने मेरी परवरिश हिंदू धर्म के अनुसार ही की थी। धीरे धीरे मेरा झुकाव मुस्लिम धर्म की ओर होने लग गया। मैं इंटरनेट पर मुस्लिम धर्म से संबंधित बातें जानने लग गई। मैं अपने कमरे में भी मुस्लिम धर्म से संबंधित तस्वीरें लगाने लग गई, क्योंकि मेरी सोच थी कि जब भी भविष्य में कभी मैं अपने पिता से मिलूंगी तो मुझे उनके धर्म के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो ये जानकर निराश न हो कि मुझे उनके धर्म के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मेरी सोच के अनुसार अगर मेरे पिता को ये पता चल गया कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश हिंदू धर्म के अनुसार की है और मुस्लिम धर्म के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो शायद उन्हें काफी दुख लगेगा। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कमरे में मुस्लिम धर्म से संबंधित तस्वीरें देखकर मुझ पर भड़क गई और इसके बारे में पूछने लग गई। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया, क्योंकि मेरे पिता मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं तो मुझे भी थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं मुस्लिम धर्म से संबंधित जानकारी जुटाने की कोशिश करती हूँ। फिर मेरी माँ ने पूछा कि मुझे कैसे पता कि मेरे पिता मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। तब मैंने उन्हें कहा कि आपने एक दिन उन्हें अबू कहकर संबोधित किया था, तो अबू तो मुस्लिम धर्म में पिता को कहते हैं। ये सुनकर मेरी माँ गुस्से में आ गई और फिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लग गई। उनको हंसता देखकर मैं हैरान रह गई और एक टक हैरानी से उनकी तरफ देखने लग गई। कुछ समय बाद माँ ने हंसना बंद किया और मुझसे कहा, बेटी तुम बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार हो गई हो। अबू का मतलब मुस्लिम धर्म में पिता ही होता है, लेकिन यहाँ इस अबू का मतलब वो नहीं है। यहाँ अबू का मतलब वो बंदर है, जो अलादीन नाम के कार्टून में एक बंदर का होता है। तुम्हारे पिता को लोग अबू यानी बंदर कहकर चिढ़ाते थे, और मुझे अबू की बीवी
यानी एक बंदर की पत्नी कहकर बुलाते थे। अगर मैं सही समय पर न्यूजीलैंड में आने का फैसला ना लेती और तुम्हें वहां तुम्हारे पिता के पास रहने देती, तो तुम्हें भी अबू की बेटी यानी एक बंदर की बेटी कह कहकर संबोधित करते। तुम्हारे पिता को हकलाहट की समस्या थी और वो बोलते समय खी खी खो खो जैसी आवाज निकालते थे, जैसा कि एक बंदर निकालता है, जिस वजह से वो पूरे शहर में अबू के नाम से मशहूर थे। उनकी वजह से मेरा भी जीना काफी मुश्किल हो चुका था। लोग मेरा भी मजाक बनाते थे। उनकी वजह से मुझे तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। तुम शायद मुझे गलत समझो, लेकिन उस समय मैंने यहाँ आने का जो फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही था। अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी जीना मुश्किल हो जाता। राबिया, मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर अब लगता है कि तुम्हारी माँ गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। दरअसल तुम्हारे माता पिता के झगड़े की असली वजह ये समाज था, जो कि उनकी हकलाहट की समस्या की वजह से उनका और उनके साथ साथ तुम्हारी माँ का भी मजाक बनाता था। तुम्हारी माँ को ये डर था कि भविष्य में उनकी जो भी औलाद होगी, ये समाज उसका भी मजाक बनाएगा। शायद यही वजह से वो उनको छोड़कर और इस समाज से दूर अलग जगह में जाकर रहने लग गईं। क्या उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो पहचान जो उनकी खुद की पहचान थी। अपनी इस पहचान पर उन्होंने अपने पति की परछाई नहीं पड़ने दी और तुमको भी उनके इस पहचान से दूर रखा। चूंकि मुझे भी हकलाहट की समस्या है, तो मैं ये भली भांति समझ सकती हूँ कि मेरी वजह से मेरे परिवार को भी ऐसी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ कि मेरी वजह से उन पर क्या बीतती होगी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। सिया, तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। इसमें ना तो मेरी माँ का कोई दोष है और ना ही मेरे पिता का कोई दोष है, और ना ही मैं इसमें समाज का कोई दोषी मानती हूँ, क्योंकि समाज में हकलाहट की समस्या को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। ये समाज आज भी हकलाहट की समस्या को एक मजाक के विषय के रूप में लेता है, लेकिन शायद ये समाज नहीं जानता कि समाज में ऐसी कई दिग्गज शख्सियत मौजूद हैं जो कि हकलाहट की समस्या से परेशान रह चुकी हैं और जिन्होंने अपनी हकलाहट की समस्या होते हुए भी इस समाज में एक अलग मुकाम हासिल किया है। यार, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम अपने पिता को कैसे ढूंढोगी? तुमने वैसे भी काफी समय बर्बाद कर दिया है। अब तो हमारे वापस जाने का समय भी नजदीक आ चुका है। एक तरीका है, मैं यहाँ के सभी स्कूलों में एक एक करके जाऊंगी और वहाँ के प्रिंसिपल से जाकर मिलूंगी और उनसे मदद मांगूंगी। वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे पिता ने इसी शहर के स्कूलों में अपनी पढ़ाई की है, तो वो अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से काफी मशहूर थे। तो हो ना हो, स्कूल के प्रिंसिपल तो उनके बारे में जरूर जानते होंगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पिता को ढूंढ लिया है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे पिता के बारे में जानती हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो, तरह तरह की कहानियां सुना रही हो, लेकिन तुम मुझसे मेरे पिता के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही। तुम जानती हो वो कौन है? मुझे जल्दी बताओ। राबिया, जरा धैर्य रखो, आराम से बात करो। मुझे एक आदमी पर शक है कि वो तुम्हारे पिता हो सकते हैं, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती। कौन है वो? मुझे बताओ। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे तो हमें मोहित भैया ने अपने दफ्तर में बुलाया था और वहां हमारी मुलाकात एक आदमी से करवाई थी जिनका नाम सुनील था और जिनको हकलाहट की समस्या थी। हाँ, याद है। मुझे उस सुनील नाम के व्यक्ति पर शक है कि वो तुम्हारे पिता हो सकते हैं। तुम किस आधार पर ये कह सकती हो कि वो व्यक्ति ही मेरे पिता हैं? क्योंकि उनकी कहानी और तुम्हारे पिता की कहानी काफी मिलती जुलती है। जैसे कि उस व्यक्ति की शादी के कुछ सालों बाद ही उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया और वो उसे छोड़कर अपने मायके चली गई
और पिछले लगभग 20 सालों से उन्होंने अपनी पत्नी से कभी मुलाकात नहीं की। इस बारे में तुम्हें किसने कहा? वैसे तो यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे मोहित भैया ने बताया था। एक दिन बातों बातों में मैंने सुनील अंकल के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सुनील अंकल से उनका संपर्क इंटरनेट के जरिए हुआ था। उनको बचपन में हकलाहट की समस्या थी, जो कि उनकी शादी के बाद तक रही। हकलाहट की समस्या की वजह से उनका मजाक तो बनता ही था, परंतु शादी के बाद उनके साथ साथ उनकी पत्नी का भी मजाक बनने लगा, जिसकी वजह से शादी के कुछ सालों बाद उनकी पत्नी उनको छोड़कर विदेश चली गई और फिर कभी भी दोबारा उनसे संपर्क नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी हकलाहट की समस्या को काबू करने में लगा दिया और कुछ सालों की मेहनत से अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पा लिया। अब उनकी हकलाहट की समस्या लगभग ना के बराबर है। जब भी वो किसी हकलाहट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं ना, या उनसे मिलते हैं, तो वो उसकी हकलाहट की समस्या को दूर करने में उनकी मदद जरूर करते हैं। अब तुम बताओ, क्या ये कहानी तुम्हारे पिता की कहानी से काफी मिलती जुलती नहीं है? हाँ, ये कहानी तो काफी मिलती जुलती है। ये तो मेरे पिता की ही कहानी लगती है। मुझे पक्का यकीन है कि सुनील अंकल ही मेरे पिता हैं। क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कल सुबह तुम मेरे साथ जल्दी से तैयार हो जाना, हम दोनों मैदान में जाएंगे। वहाँ सुनील अंकल हर रोज आते हैं और खास करके मुझे हकलाहट की समस्या को काबू करने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर बताते हैं। मैं सिया की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अब मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आने लग गई थी, क्योंकि सिया की बातें सुनकर मेरा दिल भी कह रहा था कि सुनील अंकल ही मेरे पिता हो सकते हैं, जिस वजह से मैं उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार करने लग गई। मैं पूरी रात सही ढंग से सो भी न सकी। सारी रात मैं अपने पिता के बारे में ही सोचती रही। हालांकि मैंने सुनील अंकल को पहले भी देखा था, पहले भी उनसे बातचीत की थी, लेकिन तब मुझे उनके बारे में ये सब नहीं पता था। खैर, मैं सुबह जल्दी से तैयार होकर सिया के साथ ही मैदान में चली गई। वहां सुनील अंकल हमारे आने से पहले पहुंच चुके थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई। मेरी इस खुशी को शब्दों में बयान कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार अपने पिता से मिलने जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बातचीत की शुरुआत कहाँ से करूंगी, क्योंकि उनके सामने मेरी जुबान को जैसे ताला लग गया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा था। हालांकि उन्होंने मुझसे बातचीत करने के लिए मेरा हालचाल पूछा, लेकिन इस परिस्थिति में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हकलाहट की समस्या सिया को नहीं, बल्कि मुझे है। उस समय जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। हम तीनों काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे और मैंने कई बार बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी हर कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। शायद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बातचीत की शुरुआत कहाँ से करूं, या उनसे क्या बात करूं। क्या मैं अपनी माँ के बारे में उनको बताऊं? क्या वो मेरी माँ के बारे में सुनना पसंद करेंगे? मेरे मन में इस प्रकार के कई सवाल आ रहे थे। कुल मिलाकर मुझे उनसे बात करने से डर लग रहा था, क्योंकि मेरी माँ ने धोखा देकर उनको छोड़कर विदेश चली गई थी और उसके बाद कभी भी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से मेरे पिता का गुस्सा होना लाजमी है। मुझे डर था कि वो कहीं मेरी माँ के बारे में सुनकर मुझ पर भड़क ना जाएं या मुझ पर ही गुस्सा निकाल दें। कुछ देर के बाद सुनील अंकल ने सिया से बातचीत करना शुरू कर दिया। सिया, आज मैं तुम्हें एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे अपनाकर तुम अपनी हकलाहट की समस्या से बिल्कुल निजात पालोगी। इस विधि को अगर तुमने पूरे मन लगाकर किया तो तुम्हारी हकलाहट की समस्या लगभग ना के बराबर रह जाएगी, क्योंकि ये विधि हकलाहट की समस्या ही नहीं बल्कि और भी कई समस्याओं को काबू करने के लिए कारगर साबित होती है। इस विधि ने कई लोगों की जीवन शैली बदल कर रख दी। ये विधि ज्यादातर कसरत करने वाले, नृत्य करने वाले, अभिनय करने वाले, भाषण देने वाले अपनाते हैं। हकलाहट की समस्या को काबू करने के लिए विधि सबसे कारगर साबित होती है। मेरे लिए तो ये विधि एक वरदान साबित हुई, जिसने कि मेरी हकलाहट की समस्या को लगभग पूरी तरह से इस विधि के द्वारा खत्म कर दिया। सुनील अंकल सिया को कुछ बता रहे थे और मैं सिया का मुंह देख रही थी। सिया के चेहरे पर परेशानी, खुशी, उत्सुकता और गुस्सा, ये सब मिले जुले भाव प्रकट हो रहे थे।
वो परेशान इसलिए थी क्योंकि सुनील अंकल जिस विधि का बखान इतनी देर से कर रहे थे वो उस विधि के बारे में बता नहीं रहे थे। खुश इसलिए थी क्योंकि वो अपनी इस विधि की इतनी तारीफ कर रहे थे जिससे सिया को लगने लगा था कि अगर वो इस विधि को अपना लेगी तो जल्द ही अपनी हकलाहट की समस्या को काबू कर लेगी। इसलिए वो उस विधि को जानने के लिए बहुत उत्साहित थी। सुनील अंकल काफी देर तक अपनी इस विधि की तारीफ ही किए जा रहे थे जिससे सिया कुछ गुस्से में आ गई और उसने अपना गुस्सा दबाते हुए सुनील अंकल से कहा, अंकल जी अब बता भी दो कि मुझे करना क्या है ताकि जल्द से जल्द मैं अपनी हकलाहट की समस्या को काबू कर लूं। सिया बेटा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रोजाना 1 या 2 घंटे शीशे के सामने बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बातें करनी है कि क्या बातें करनी है? और फिर शीशे के सामने ही क्यों? मैं कुछ समझी नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? सिया ने हैरानी से कहा। तुम किसी भी विषय को लेकर अपने आप से बातें कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अगर अपनी हकलाहट की समस्या ठीक करनी है या उसे काबू में करना है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। लेकिन ऐसे तो लोग मुझे पागल ही समझेंगे। तुम्हें लोग पागल क्यों समझेंगे? क्योंकि ऐसी हरकतें तो कोई पागल ही करता है। आप सोचो, मैं एक जगह बैठी हूँ और सामने शीशा है और मैं अपने आप से कुछ भी बड़बड़ा रही हूँ, तो ये काम तो किसी पागल का ही हुआ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि बहुत से लोग इसी पागलपन की वजह से काफी ऊंचे मुकाम हासिल कर चुके हैं। लेकिन ऐसा करने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं शीशे के सामने बैठकर अपने आप से बातें करूंगी तो मेरी हकलाहट की समस्या कैसे ठीक होगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। क्या तुम कभी नृत्यशाला या व्यायामशाला में गई हो? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुमने वहां बड़े बड़े शीशे लगे देखे हैं? हाँ देखे हैं। क्या तुम बता सकती हो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह तो नहीं बता सकती। हो सकता है कि वो सजावट के तौर पर लगाए हों। नहीं, वो सजावट के तौर पर नहीं लगाए जाते, क्योंकि अगर उन्हें सजावट के तौर पर लगाना ही है तो शीशे की जगह कुछ और लगा सकते हैं। तो फिर आप ही बताओ, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक नृत्यशाला में शीशे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि तुम अगर नृत्य करो तो अपने आप को नृत्य करते देखो और ये खुद फैसला करो कि क्या मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि अगर तुम किसी दूसरे से अपने नृत्य के बारे में पूछोगी तो वो शायद तुम्हारा मन रखने के लिए झूठ बोल देगा कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे इस मन का कोई लिहाज नहीं करेगा और शीशे के सामने सब सच बोल देगा। एक पुरानी कहावत है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इसी प्रकार जब कसरत करते समय तुम शीशे के सामने अपने आप को देखती हो तो शीशा तुम्हारे मन में एक आत्मविश्वास पैदा करने का काम करता है। यही आत्मविश्वास एक अभिनय करने वाले व्यक्ति के अंदर पैदा होता है जब वो अपने आप को शीशे के सामने अभिनय करता हुआ देखता है। उसके आसपास के लोग बेशक उसका दिल रखने के लिए उसे झूठ बोल दें, लेकिन दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपकी बात कुछ समझ पा रही हूँ, लेकिन हकलाहट की समस्या में ये तरीका किस प्रकार कारगर साबित होता है? जब तुम शीशे के सामने बैठकर कुछ बोलती हो तो तुम अपने आप को बोलते हुए देखती हो। तुम्हारे मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि अब मैं सही प्रकार से बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपने आप से बिना हकलाए हुए बात कर सकती हूँ तो किसी दूसरे के सामने भी आराम से बातचीत क्यों नहीं कर सकती? लेकिन अंकल जी, अगर मान लो मैं शीशे के सामने बोलते समय हकलाने लग गई तो यही आत्मविश्वास बढ़ने के बजाय कम होने लगेगा और मैं और भी हकलाने लग जाऊंगी। तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा यकीन मानो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ तुम्हारे और तुम्हारे प्रतिबिंब के सिवा और दूसरा कोई मौजूद नहीं होता। यानी तुम्हें हकलाता हुआ कोई भी नहीं देख रहा, तुम सिर्फ अपने आप को देख रही हो। और अगर हकलाने भी लग गई तो तुम्हारा दिमाग इसको नजरअंदाज कर देगा। तुम कुछ दिन ऐसा करके देखो, तुम्हें इसके बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ साथ तुम्हारे मन में कोई शंका है तो वो भी अपने आप दूर हो जाएगी। इसके बाद मैं और सिया अपने कमरे में आ गए। सिया ने मेरी तरफ हैरानी से देखकर कहा, राबिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस प्रकार की हरकत करने से मेरी हकलाहट की समस्या दूर हो जाएगी? सिया, इस बारे में तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि
अगर इतने आत्मविश्वास के साथ सुनील अंकल कह रहे हैं तो कुछ दिन इसको आजमाने में क्या हर्ज है। खैर, ये सब छोड़ो। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने सुनील अंकल से बात क्यों नहीं की? सिया, मैं बात तो करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बातचीत की शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि तुम तो समझ सकती हो कि मैं सीधा तो उनसे ये नहीं कह सकती कि मैं आपकी बेटी हूँ, क्योंकि भगवान ना करे अगर वो व्यक्ति कोई और निकला तो, और अगर वो तुम्हारे पिता हुए तो मुझे उनसे बात करने से और भी डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो मेरे पिता हुए तो लाजमी है कि वो मेरी माँ से बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि मेरी माँ ही उनको धोखा देकर विदेश चली गई थी। और अगर उनको पता चल गया कि मैं उसी माँ की बेटी हूँ तो उनका ये गुस्सा मुझ पर भी निकल सकता है। इस वजह को लेकर मैं काफी डर गई थी और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तुम मानो या ना मानो, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ही हकलाहट की समस्या है। तुम सही कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बातों बातों में उनसे इस बारे में बात करूंगी।